नमस्कार। अ, कुछ स्टूडेंट्स के जो है बार बार मुझे मैसेज आ रहे थे कि मैं जो है एनाटॉमी पे कुछ नोट्स तैयार करूं। तो उसके लिए मैंने जो है एक प्रयास किया है। तो आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो टॉपिक होगा हमारा मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान पर यौगिक प्रभाव। मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान पर यौगिक प्रभाव पे आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो है जो बेसिक चीज़ है, क्योंकि शरीर और क्रिया विज्ञान पे हम आज बात करने वाले हैं, तो पहले हम इसी चीज़ को समझते हैं। दो शब्दों से जो है हमारे पास ये सब्जेक्ट आता है, एक आता है एनाटॉमी और दूसरा आता है फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पे हमें यौगिक इफेक्ट हमें देखना है कि योग में जो हम आसन, मुद्रा, बंद या प्राणायाम या कोई भी कार्य जो हम करते हैं, कोई भी प्रैक्टिस जो हम करते हैं, उसका किस तरीके से इफेक्ट होता है, ये हमको समझना है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पे। तो उस इफेक्ट को हम लास्ट में समझेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है क्या। तो यहां पर अगर आपको दिख रहा होगा, किसी भी हम इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो हम पहले समझते हैं एनाटॉमी क्या है। एनाटॉमी जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है एना और दूसरा है टॉमी। तो एना का मतलब होता है ऊपर से, फ्रॉम अपसाइड, एंड टॉमी का मतलब होता है कट। तो ये दोनों जो है ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। और एनाटॉमी जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है एना प्लस टॉमी। एना का मतलब होता है फ्रॉम अपसाइड, ऊपर की साइड से, और टॉमी का मतलब होता है कट करना, काटना। इसलिए एनाटॉमी, जब किसी बॉडी को हम ऊपर से काट कर उसके अध्ययन करते हैं तो उस स्थिति का नाम जो है एनाटॉमी है। एनाटॉमी का मतलब होता है जब हम काट कर उसके अंदर की स्टडी करते हैं तो उस अध्ययन को कहा जाता है एनाटॉमी। और फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी क्या है कि उस सेल के अंदर या उस चीज के अंदर कौन कौन सी प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो फिजियोलॉजिकल प्रक्रियाएं चल रही, कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो पाचन करवा रही है, जो रिस्पायरेशन करवा रही है, जो मेटाबॉलिज्म करवा रही है, ऐसी जो अध्ययन किए जाते हैं वो फिजियोलॉजी के अंतर्गत किए जाते हैं। यानी कि जो फंक्शन की जब स्टडी हम करते हैं, जब हम किसी कोशिका, जब हम इस सेल के स्टडी का, जब इस सेल के बाहर का, जब इसके स्ट्रक्चर का अध्ययन हम करते हैं तो इसको एनाटॉमी कहा जाता है। और जब इसी सेल के कार्यों का अध्ययन हम करते हैं तो उसको फिजियोलॉजी कहा जाता है। मैं फिर से सिंपल सी बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ कि सेल जो है बेसिक यूनिट है लाइफ की। इसकी जो डेफिनेशन है सेल की, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, यानी शरीर का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक जो अध्ययन है वो करते हैं हम कोशिका के द्वारा। तो कोशिका की अगर हमें स्टडी करनी है तो हम दो तरीके से इसकी स्टडी करेंगे। इस सेल की हम दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं। एक, इसको काट कर इसमें हम देखें कि कौन कौन से ऑर्गेनेल्स, कौन कौन से अंग इसके अंदर हैं। जब हम इस तरीके का अध्ययन कोशिका का करते हैं तो वो कोशिका की एनाटॉमी होती है। और जब हम जो है ये देखते हैं कि कोशिका के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, ये पाचन कैसे करती है, ये श्वसन कैसे करती है, ये मेटाबॉलिज्म कैसे करती है, जब हम ये अध्ययन करते हैं तो ये अध्ययन आता है फिजियोलॉजी के अंतर्गत। तो इसको सिंपल से समझिए, सेल यानी कोशिका क्या है? शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। जब संरचना का अध्ययन करते हैं तो वो एनाटॉमी है, और जब क्रिया का अध्ययन करते हैं तो फिजियोलॉजी है। तो ये दो चीज़ें जो है स्पष्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इनका हमें डेफिनेशन आना चाहिए। कोशिका की संरचना का अध्ययन एनाटॉमी, कोशिका की क्रियात्मकता का अध्ययन फिजियोलॉजी। सिंपल दो शब्दों में हम इसको समझ सकते हैं। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी हम समझ चुके हैं। अब क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हमें जाना सेल पे ही पड़ता है, क्योंकि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी। जितने भी शरीर की, सबसे पहले कोशिका होती है। कोशिकाओं का एक समूह, बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर जो है ऊतक का निर्माण करती हैं, टिश्यूज का निर्माण करती हैं। बहुत सारी टिश्यूज मिलकर आपस में जो है मसल्स का निर्माण करती हैं, और बहुत सारे मसल्स मिलकर आपस में जो है ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलकर जो है बॉडी का निर्माण करते हैं। तो इसलिए जो है सबसे छोटी यूनिट हमारी क्या है? बॉडी की सेल है, जो कि आपस में जो है ग्रुपिंग करके एक टिश्यू बनाती है।
टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का समूह, जिसको क्या कहते हैं हम? जिसको हम कहते हैं टिश्यू। तो इसलिए जो है हम यहाँ पर अध्ययन, अब पूरे शरीर का अध्ययन करने के लिए हमें सबसे पहले जो है कोशिका का अध्ययन करना होता है। तो कोशिका क्या है पहले हमको ये समझनी है। तो कोशिका की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक के नाम के एक बायोलॉजिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले जो है कोशिका की खोज की थी। और इसमें भी इन्होंने जो है मृत कोशिका की खोज की थी, और जो जीवित कोशिका की खोज की थी वो लेवेनहॉक ने की थी। ये दो नाम हमेशा आपको रखने हैं। एक तो मृत कोशिका या कोशिका की खोज जो किसने की, वो की रॉबर्ट हुक ने। और जो लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका की जो खोज की वो किसने की है? ये लेवेनहॉक ने की है। तो ये दो नाम आपको और याद रखने हैं। अब हम आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पे कि सेल है क्या। सेल हम समझ चुके हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक जो इकाई है उसका नाम है कोशिका। अब हम कोशिका को पहले हम इसकी एनाटॉमी की स्टडी करते हैं, यानी हम पहले इसको खोल के, इसको ऊपर से काट के इसके अंदर का जो देखते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमको मिलती हैं। तो ये मैंने जो है एक रफ डायग्राम यहाँ पे बनाया, अगर आप लोगों को सही दिख रहा हो, वरना कहीं भी आपको मिल जाएगा किसी बुक में, मैं इसको समझा लेता हूँ। जो कोशिका है, कोशिका का जो बाह्य आवरण है जिसके द्वारा जो ये कवर्ड रहती है, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन इसको कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल में इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जबकि प्लांट सेल में जो है सेल वॉल होती है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर कई बार प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो विभेद आता है उसका एक एग्जांपल ये भी है कि एनिमल सेल जो है उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल होती है। तो मैं प्लांट सेल पे न जाके हमें जो है एनिमल सेल पे जाना है, क्योंकि हम ह्यूमन एनाटॉमी की स्टडी कर रहे हैं। तो कोशिका सबसे बाह्य आवरण जो है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, ये लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है। 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, एपिडर्मिस, इंटरडर्मिस और एक्टोडर्मिस। ये 3 डर्मिस की बनी हुई होती है। इस पर हम नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ ये देखना है कि सेल मेम्ब्रेन है जो कि प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई है। इसके बाद इसके अंदर जो है एक कोलाइडल स्ट्रक्चर होता है, बहुत गाढ़ा एक द्रव होता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म, इसके अंदर भी बीच में एक जगह होती है जिसका नाम हम कहते हैं न्यूक्लियस है। ये जो है इसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है। एक इसमें जो है गोल्जी एपरेटस होता है, सेंट्रियोल्स होता है, राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। बहुत से छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स इसके अंदर होते हैं जिनको हम धीरे धीरे समझते हैं कि इनका क्या क्या इनके जो है कार्य हैं। तो ये सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन जो कि प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई है। इसके अंदर एक द्रव जिसको हम जो है साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर एक बीच में एक जगह है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक जिसको कहते हैं। और उसके आसपास जो है ये गोल्जी बॉडीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेंट्रियोल्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें, वैक्यूल्स हैं। तो इनका हम जो है एक एक करके अब अध्ययन करेंगे कि कौन सा किस काम में आता है। तो इसके ऑर्गेनेल्स में सबसे पहला जो हमने कहा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई संरचना है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि इसके अंदर जो सेल के अंदर जो जितना भी मटेरियल है, इस मटेरियल को जो संजोए रखना, इसको एक जगह स्थिर रखना, ये जो कार्य है ये सेल मेम्ब्रेन का है। ये इसमें सिर्फ कवर्ड का कार्य करती है और एक सेफ देने का कार्य करती है, कोशिका को एक सेफ प्रदान करती है। तो इसलिए जो है सेल मेम्ब्रेन इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। पहला हो गया सेल मेम्ब्रेन। दूसरा भाग इसका जो है न्यूक्लियस है, जो कि इसके मध्य में स्थित है। न्यूक्लियस, इसको केंद्रक कहते हैं। और इसके बीच में एक और जगह है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसमें छोटे छोटे पोर हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इसके अंदर भी एक द्रव होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म करके या कैरियोप्लाज्म कहते हैं। और इस न्यूक्लियस का अगर आप मोटा मोटा समझे तो इसमें जो है जेनेटिक मटेरियल का मतलब डीएनए, आरएनए, ये जो भी इस तरीके के मटेरियल जो जिस जीव में के लिए पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए होता है, वो जेनेटिक मटेरियल जो है इस केंद्र के अंदर विद्यमान होता है। और इसके अंदर का जो फ्लूइड है इसको कहते हैं कैरियोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म, आप जिस भी नाम से इसको कहें। तो ये न्यूक्लियस है।
न्यूक्लियस के बाद इसका तीसरा जो ऑर्गेनेल्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी लेयर की एक संरचना है, जिसके अंदर से जो है एक जिगजैग करके एक संरचना है, इसमें क्रिस्टी लगी होती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें जो है जो जितनी रिएक्शन क्रेब्स साइकिल हो गई, ये क्या करता है, एटीपी जो फूड हम लेते हैं उससे जो ग्लूकोज मिलता है उस ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करता है। श्वसन से जो O2 हम लेते हैं उसके रिएक्शन के साथ जो है ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए इसको जो है पावर हाउस ऑफ बॉडी भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। इसके अंदर क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस और अन्य जो साइकिल्स होती हैं वो साइकिल्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती हैं। इसमें क्रिस्टी है, जो क्रिस्टी क्या करती हैं, ये एनर्जी फॉर्मेशन में इसका जो है योगदान देती है। तो ये तीसरा ऑर्गेनेल्स इसका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। फिर हो गया इसमें एक आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम इसको जो है सुसाइड बैग भी कहा जाता है, कोशिका का सुसाइड बैग भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी कोशिका है जो अपने आप ही फट जाती है। ये बेसिकली जो है बाहर से आने वाले अगर कोई ऐसा मटेरियल है वो उसको अपने अंदर लेके और फिर क्या हो जाती है, फट जाती है। तो ये डाइजेशन करने का एक तरीका है। सेल के अंदर कोई ऐसा मटेरियल आ जाता है तो उस मटेरियल को जो है ये अपने आप में डैमेज कर देती है, तो ये लाइसोसोम है। इसको आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग भी इसको कहा जाता है। फिर है गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी। इसका काम क्या है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ केमिकल, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया ने जो एनर्जी का प्रोडक्शन किया है, इस प्रोडक्शन को एक सेल से दूसरे सेल, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का जो कार्य करता है ये कौन करता है, गोल्जी एपरेटस करता है। गोल्जी एपरेटस का कार्य है, जो पावर है, जो केमिकल्स हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करता है गोल्जी एपरेटस। फिर इसमें एक आता है ESR, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करके एक आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दो को सिंपल तरीके से आप समझिए कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इस पे ये रफ इसलिए होता है, ये रफ इसलिए होता है क्योंकि इस पे जो है राइबोसोम्स के छोटे छोटे कण लगे होते हैं, जिसके कारण एक ही एपरेटस है, एक ही जगह है, इसका एक हिस्से में जो है राइबोसोम प्रेजेंट होने के कारण क्या है, रफ सा दिखाई देता है, और दूसरा जो है उस पर राइबोसोम नहीं है इसलिए स्मूथ दिखाई देता है। तो इसके दोनों हिस्से जो है अलग अलग काम करते हैं। जो रफ वाला एरिया जहाँ पर राइबोसोम विद्यमान है वो वाला हिस्सा इसका क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का निर्माण करता है, और दूसरा हिस्सा जो स्मूथ है जहाँ पर जो है राइबोसोम्स नहीं है, वो हिस्सा इसका क्या करता है, वो फैट का फॉर्मेशन करता है। तो ESR के दो हिस्से हैं, एक ही ESR में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एक तरफ जहाँ इस पे जो है राइबोसोम्स होते हैं, दूसरी तरफ राइबोसोम नहीं होते हैं। तो जिस साइड राइबोसोम्स होते हैं उस साइड को हम कहते हैं क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस साइड राइबोसोम्स नहीं होते उसको हम कहते हैं स्मूथ। तो स्मूथ वाली जो जगह है वो फैट फॉर्मेशन करती है, यानी कि वसा का निर्माण करती है, और जिस पे राइबोसोम होता है वो जो है प्रोटीन का निर्माण करती है। तो इतना इसमें याद रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम से ये है। फिर इसमें जो है वैक्यूल्स कहीं कहीं इस पे मिलते हैं, तो वैक्यूल्स का जो कार्य है वो वाटर का स्टोरेज करना है सेल के अंदर। वो क्वेश्चन भी आता है कि कितने % वाटर जो है बॉडी का निर्माण में भाग लेती है, तो 60 से 65 या 70% जो है वाटर होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो वो वाटर का जो स्टोरेज है वो वैक्यूल्स में होती हैं। और सेंट्रियोल जो है, ये सेंट्रियोल जो है, इन सेंट्रियोल का काम है सेल को डिवाइड करना, सेल डिवीजन करना। तो सेल डिवीजन को करने का मतलब टूटना नहीं होता है। सेंट्रियोल्स जो क्या करते हैं, एक सेल से दो से चार और चार से अधिक कोशिकाओं का निर्माण करवाने में जो है अपना योगदान देते हैं। तो ये सेल है, इसका मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। सेल मेम्ब्रेन जो कि इसको सेफ देने का कार्य करती है। न्यूक्लियस जो इसका केंद्रक बिंदु है, जिसके बीच का बिंदु है, जिसमें जो है न्यूक्लियस मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल जिसमें होता है, इसलिए न्यूक्लियस है। गोल्जी एपरेटस है, सेंट्रियोल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल्स हैं। तो ये सारे ऑर्गेनेल्स हैं। इनके आपने सिर्फ इनके एक एक फंक्शन याद रखने हैं कि ये क्या क्या जिसके लिए जाने जाते हैं, जिसके लिए विशेष जो इनका फंक्शन है वो आपको सिर्फ याद करना है इस सूची के तहत।
तो ये इसकी पूरी एनाटॉमी हो गई। इसमें एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान रखें कि साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म कई बार जो है पूछा जाता है। तो प्रोटोप्लाज्म तब होता है जब इस कोशिका में न्यूक्लियस भी विद्यमान हो, तो इस पूरा जो अंदर का लिक्विड इसको बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। अगर इस न्यूक्लियस को इसमें से हटा दिया जाए तो ये बच जाता है साइटोप्लाज्म। तो इसलिए कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोटोप्लाज्म पूछा हुआ है, वो साइटोप्लाज्म ही लिखते रहते हैं कि साइटोप्लाज्म कोशिका के अंदर का जो लिक्विड है और ऑर्गेनेल्स को संरक्षित करने का कार्य करता है, तो वो साइटोप्लाज्म ठीक है। लेकिन प्रोटोप्लाज्म अगर पूछा जाता तो मतलब साइटोप्लाज्म क्या है, विदाउट न्यूक्लियस जो कंडीशन है, जो जब अगर कोशिका से हम न्यूक्लियस को हटा दें तो बच जाता है साइटोप्लाज्म। और अगर उसी साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस विद्यमान है तो इसको बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। कुछ लोग जो है सेल मेम्ब्रेन की जगह जो है सेल वॉल लिख देते हैं, तो सेल वॉल आपका जो है फर्स्ट इंप्रेशन गलत हो जाता है, क्योंकि सेल वॉल जो है प्लांट सेल में पाई जाती है, ना कि एनिमल सेल में। तो ये दो चीज़ों को मैंने देखा बच्चे ज़्यादातर गलती कर देते हैं। एक तो क्या करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन को सेल वॉल लिखते हैं, और दूसरा अगर प्रोटोप्लाज्म पूछा है तो साइटोप्लाज्म के बारे में ही लिखते रहते हैं, और साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में क्या अंतर है ये उनको पता नहीं होता। तो ये दो चीज़ें आपको विशेष इसमें ध्यान रखनी है। हर किसी बुक में मिल जाएगा, एनसीईआरटी की किसी बुक में मिल जाएगा आपको, और ये सेल स्ट्रक्चर आपको हमने बता दिया है। अब ये सब कुछ समझने के बाद, क्योंकि हमारा जो मेन मुद्दा है, क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं, हमारा जो मेन मुद्दा इसमें है वो यौगिक इफेक्ट है। क्यों हम योग में एनाटॉमी फिजियोलॉजी बच्चों को पढ़ाएं, पहला सवाल तो ये है। तो इसका जवाब ये है कि जब हमने हठ योग पढ़ा तो हठ योग में हमने ये भी पढ़ा कि हालांकि योग का जो अंतिम उद्देश्य, मैं अभी भी यही बात आपके बीच में रखूंगा कि इसका जो अंतिम और सर्वोच्च उद्देश्य है वो आध्यात्मिक चेतना का विकास करना है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब हम जो है घी निकालते हैं, घी निकालने के लिए हम जो है उसको खींचते हैं, तो खींचने के बाद हमें जो है घी तो मिलता ही है, लास्ट में नवनीत तो मिलता ही है, लेकिन उससे पहले हमें उसमें जो छाछ के रूप में जो प्रोडक्ट मिलता है, जो अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, मक्खन मिलता है उसमें हमको, छाछ मिलती है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट भी इस बीच हमको प्राप्त होते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जब हम योग मार्ग में होते हैं, जब हम योग कर रहे होते हैं, तो हमको हमारा उद्देश्य तो नवनीत प्राप्त करना ही, हमको घी ही चाहिए। घी क्या है, हमारी आध्यात्मिक चेतना का विकास। लेकिन जब हम इस दिशा में प्रवृत्त होते हैं तो हमारे शरीर में कुछ सकारात्मक प्रभाव आने लगते हैं, कुछ सकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर में, फिर हमारे मन में और फिर हमारी आत्मा में आने लगते हैं। तो उन प्रभावों को जो है हम आम जीवन जो हमारा है, अगर हम वहाँ तक ना भी पहुँच पाए तो हमारा जो आम जीवन है, जो भौतिक जीवन है, वो भी सुखद हो जाता है। तो इसलिए जो है हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी को यहाँ पर पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम योग की कोई प्रक्रिया करते हैं तो उसको हमने शरीर के द्वारा करते हैं, और जब शरीर के द्वारा करते हैं तो शरीर में विभिन्न प्रकार की व्याधियाँ, विभिन्न प्रकार की जो बीमारियाँ हैं, उन बीमारियों का नाश होने लगता है। और आजकल जो है बहुत ज़्यादा इस पर काम हो रहा है। तो इसलिए जो हम इफेक्ट, यौगिक इफेक्ट को हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से यौगिक इफेक्ट जो है कार्य करती है। तो इसमें सबसे पहला जो है यौगिक इफेक्ट है, अगर योग करने से इस सेल पे, हम पर्टिकुलर एक सेल की बात करते हैं, पूरी बॉडी को हम छोड़ देते हैं, हम सिर्फ एक सेल की बात करते हैं जो कि बेसिक यूनिट है। यौगिक इफेक्ट सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ कि O2 अवेलेबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाती है जब हम योग करते हैं। तो योग करने से हम क्या करते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे चाहे आप आसन करें, चाहे प्राणायाम करें या अन्य कोई चीज़, तो उसमें हमारा जो पहला मोटो होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग, अपनी जो सांस दर है इस पर नियंत्रण ढाते हैं। और हम कहते हैं कि सांस अगर आगे झुकना है या पीछे जाना, तो सांसों पे हम बिल्कुल कंट्रोल करते हैं कि सांस डीप इनहेलेशन या डीप एक्सलेशन। तो इस प्रक्रिया में जब हम कोई भी आसन या प्राणायाम कर रहे होते हैं तो हम डीप इनहेलेशन करते हैं, और डीप इनहेलेशन करने से जो हम मैक्सिमम ऑक्सीजन को जो है एक्वायर्ड करते हैं, अंदर लेते हैं, और वो ऑक्सीजन जो है पूरे शरीर की प्रत्येक कोशिका में जितनी अमाउंट में हम ज़्यादा लेंगे उतनी ज़्यादा अमाउंट में हमारी सेल तक पहुंच पाएगी। तो सबसे पहला काम क्या है कि O2 की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। जब हम योग की कोई भी क्रिया करते हैं, योग की कोई भी क्रिया हम करते हैं, तो ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ा देता है कोशिका के लिए। अब ऑक्सीजन की उपलब्धता क्यों आवश्यक है? ऑक्सीजन की उपलब्धता इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस कोशिका के अंदर, हमने कहा माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये पावर हाउस कहलाता है, और ये ATP का निर्माण करता है जिससे हमें पावर मिलती है। तो इसमें ये बिना ऑक्सीजन के
बिना ऑक्सीजन के जो है ये पावर नहीं बन सकती। इसलिए ऑक्सीजन मैक्सिमम, जितना ऑक्सीजन इसमें जाएगी उतना ये जो है एटीपी फॉर्मेशन कर पाएगा, उतना अच्छे से ये जो है ये सेल जो है अपने अंदर ऑक्सीजन जितना ज़्यादा होगा इतनी ये सेल जो है ज़्यादा कार्य कर पाएगी, इसके ऑर्गेनेल्स उतने ज़्यादा समय तक जिंदा रह पाएंगे और ये उतनी ज़्यादा जो है अपने को डेवलप कर पाएगी। तो ऑक्सीजन की उपलब्धता को इंक्रीज करता है योग में, चाहे वो आसन हो, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे वो मुद्रा हो, चाहे वो कोई भी प्रक्रिया योग की जो आप जानते हैं वो सब हैं, उन सब से जो है आपके अंदर ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ती है। एक इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट क्या है? सिक्रीशन मैनेजमेंट, यानी कि बॉडी के अंदर जो है विभिन्न प्रकार के सिक्रीशंस होते हैं। हमने पढ़ा है एंडोप्लाज्मिक, वो बॉडी के अंदर जो होने वाले जो सिक्रीशंस हैं, जैसे कि हार्मोनल सिक्रीशन हो गया, एंजाइम का सिक्रीशन हो गया, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होती हैं। यानी कि अगर हम इस सेल की भी बात करें तो इस सेल में जो है विभिन्न प्रकार की उपापचय प्रक्रियाएं होती हैं। कुछ रस निकलते हैं, कुछ रस जो है सिक्रेट होते हैं और कुछ जो है एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये जो हो, ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को योग के द्वारा जो है मैनेज कर देते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हाइपर सिक्रीशन, जिस चीज़ की हमें जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा सिक्रीशन उसका होने लगता है। तो उस सिक्रीशन के कारण क्या है, कोई डिसऑर्डर पैदा हो जाता है। तो वहाँ पर ये जो हम यौगिक प्रक्रियाएं करते हैं उसके कारण वो ग्लैंड है या जो कोशिका है जो सिक्रीशन करती है वो मैनेज हो जाती है, क्योंकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन जाता है। और प्रॉपर ऑक्सीजन जाने के कारण क्या करती है, वो अपने सिक्रीशंस को मैनेज करने लगती है। मैनेज का मतलब रेगुलेट करने लगती है। अगर ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा निकालेगी और कम चाहिए, यानी बॉडी की नीड के अनुसार जो है जितनी बॉडी को आवश्यकता होगी उसके अनुसार वो जो है अपने सिक्रीशंस को निकालेंगे, चाहे वो हार्मोन्स हो, चाहे एंजाइम्स हो, या कोई अन्य सिक्रीशंस जो कि बॉडी के अंदर जरूरी है। तो दो मैंने बताया, एक तो O2 अवेलेबिलिटी इंक्रीज करता है, दूसरा सिक्रीशंस को मैनेज करता है, तीसरा सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है। सेल डिवीजन को भी ये कंट्रोल करता है, क्योंकि सेल डिवीजन, कैंसर जो एक वो हम पढ़ते हैं, तो कैंसर है क्या वास्तव में? कैंसर क्या? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। बहुत कोशिकाओं का जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने लगता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? कैंसर सेल कहते हैं। तो ये इस डिवीजन को, क्योंकि ये डिवीजन भी नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी, तो इसको भी रेगुलेट करने का काम करता है कि ये अनावश्यक अन्य तरफ ना जाके जो है डायरेक्शनल डिवीजन इसमें हो सके, जिसमें जो है बॉडी की ग्रोथ हो और सेल की ग्रोथ हो सके, और जो कैंसर सेल्स हैं उन सेल्स को क्या करता है? डैमेज करता है। तो तीन चीज़ें होगी। फिर है सर्कुलेशन को ये प्रॉपर करता है। सर्कुलेशन का मतलब होता है हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, क्योंकि जब भी हम जो है, क्योंकि हमारा कार्य आजकल क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया। तो जब हम जो है कोई यौगिक प्रक्रिया करते हैं, कोई भी आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मुद्रा करते हैं, कुछ भी चीज़ करते हैं, तो उससे हमारा सर्कुलेशन रेट जो है वो बढ़ जाता है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है तेज़ी से फ्लो होता है, और फ्लो होने के कारण जो है अंतिम सेल तक पहुँच पाता है। तो जितनी ज़्यादा जो है सर्कुलेशन सेल तक पहुँच पाएगा, उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन, उतनी ज़्यादा फूड मटेरियल जो है उस सेल तक पहुंच पाएगा, और ये सेल क्या करेगी? मैक्सिमम जो है अपना यूटिलिटी कर पाएगी, अपना क्षमताओं का उपयोग कर पाएगी और उतना समय तक जिंदा रह पाएगी। तो एक तो है सर्कुलेशन का प्रॉपर रेगुलेशन किसी भी योग के द्वारा होता है। फिर क्या है? एक्सक्रीशन ऑफ जो अननेसेसरी प्रोडक्ट हैं। अननेसेसरी प्रोडक्ट का मतलब है कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जिनको बॉडी की आवश्यकता नहीं है, जिनको हम कई बार फूड के द्वारा लेते हैं और कई बार वो जो है बॉडी में अपने आप ही सीक्रेट होने लगते हैं। तो ऐसे जो अननेसेसरी प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट को जो है बॉडी से एक्सक्रीट करवाता है, जैसे कि स्वेटिंग के थ्रू जो है कई बार हमारे जो पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं वो बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो एक्सक्रीशन ऑफ अननेसेसरी प्रोडक्ट को जो है ये किसी भी योग के द्वारा, आप प्राणायाम करो तो प्राणायाम में आप क्या करते हैं? CO2 को बाहर छोड़ते हैं, यानी कि CO2 का एक्सक्रीशन करवाते हैं। और जितना CO2 आपकी बॉडी के अंदर कम होगा उतना बॉडी आपकी जो है सही काम करेगी। तो और वैसे ही जो है बाकी जो स्वेट ग्लैंड के द्वारा भी कुछ जो एलिमेंट है उनको बाहर निकालता है। तो ये हो गया। इसके बाद है मस्कुलर फैट को रिलीज करता है। मसल्स में जो है अनावश्यक फैट और लिपिड जो जमा हो जाता है उसको जब आप कोई भी यौगिक प्रक्रिया करते हैं तो वो फैट जो है मसल से रिलीज होने लगता है और मसल जो है फ्री हो जाती है। उसके बाद है प्रोवाइड डायरेक्शन ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन जो खाना हमने लिया है वो डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा और सर्कुलेशन उसको प्रत्येक सेल तक पहुंचाएगी। और जितना ज़्यादा आपका सर्कुलेशन सही होगा उतनी जो है आपकी जो न्यूट्रिशंस वैल्यू है वो प्रत्येक सेल तक पहुंच पाएगी। सेल तक पहुंच पाएगी तो सेल अच्छे से काम करेगी, और सेल अच्छे से काम करेगी तो बॉडी अच्छे से काम करेगी। बॉडी अच्छे से काम करेगी तो हमारी लाइफ जो है लॉन्ग होगी, हमारी जो मानसिक क्षमताएं बढ़ेंगी, और इस तरीके से जो है ये
कार्य करेंगी। फिर है डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है क्योंकि जो हमने फूड मटेरियल लिया है उसमें उसको तोड़कर उसमें से जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है उसको बॉडी में देकर और बाकी जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको बॉडी से एक्सक्रीट करवा देगा। और मसल को फ्लेक्सिबल बनाता है। जब भी आप कोई योग की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें जो है आपकी बॉडी जो है, जो आपकी मसल्स के हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। तो इसमें जो है कभी ज़्यादा इंजरी और ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल व कोई भी चीज़ जो है अनावश्यक रूप से नहीं होती है। तो ये यौगिक इफेक्ट जो है ये हमारा मेन उद्देश्य आप जानने का है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी मैंने बेसिकली बताया आपको कि किस तरीके से फंक्शन करती है बहुत ब्रॉड है। अगर हम अध्ययन करना चाहें तो एक ही चीज़ का बहुत बड़ा अध्ययन हो सकता है, लेकिन हमारा मेन मकसद जो है यौगिक इफेक्ट है। इसमें आपको ये सारी चीज़ें नोट कर लेनी चाहिए। O2 अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाता है, बॉडी की सिक्रीशन को रेगुलेट करता है, बॉडी के जो सेल डिविजन्स हैं उनको रेगुलेट करता है, सर्कुलेशन को रेगुलेट करता है, एक्सक्रीशन जो हैं अननेसेसरी जो सब्सटेंसेस हैं उनको बॉडी से निकालता है, मस्कुलर में जो फैट है उसको रिलीज कर देता है और न्यूट्रिशन को जो है उसके जगह पे पहुंचाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करता है और मस्कुलर फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है। ये यौगिक इफेक्ट है। इसमें कुछ चीज़ें जैसे आसन है, मुद्रा है, बंद है, प्राणायाम है, यम है, नियम है, इनको अगर हम देखेंगे तो एक एक करके फिर हम इनके अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ये काम करेंगे। अभी हमारा मेन उद्देश्य ये है। तो थैंक यू।